इस नए ज्ञान विश्लेषण में स्वागत है। आज का जो विषय है वो पहली नज़र में बहुत ही सीधा और मतलब आम लग सकता है, लेकिन इसके तार इतने गहरे और इतनी अलग-अलग दिशाओं में जुड़े हैं कि जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। बिल्कुल। आज का हमारा मुख्य सवाल है, पैसा कैसे बनता है? हम्म। हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भाग-दौड़ करते हैं, लेकिन ये असल में आता कहाँ से है? हाँ, और ये सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल है। सही कहा। आज हमारे पास जो जानकारी का संकलन है, वो बहुत ही अनोखा है। मतलब ये सिर्फ आधुनिक बैंकिंग की जटिल प्रणाली तक सीमित नहीं है, जी। बल्कि ये पैसे के निर्माण को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के ऐतिहासिक आर्थिक विचारों और सीधे मानव मस्तिष्क के विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के साथ जुड़ता है। ये वाकई एक बहुत ही अद्भुत संगम है। अर्थशास्त्र, इतिहास और जीव विज्ञान का ये संगम सोचने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि आज का सफर कागज के नोटों की छपाई से शुरू होकर हमारे दिमाग के भीतर छिपे एक छोटे से हिस्से अमिगडाला तक जाने वाला है। बिल्कुल, और इस चर्चा की असली खूबसूरती इसी बात में है कि ज्ञान का असली मूल्य तब उभर कर सामने आता है, जब हम इन अलग-अलग दिखने वाले विषयों को आपस में जोड़ सकें। हम्म। अर्थशास्त्र सिर्फ स्प्रेडशीट और संख्याओं का खेल नहीं है। ये इतिहास की घटनाओं से आकार लेता है और सीधे तौर पर इंसानी मनोविज्ञान द्वारा संचालित होता है। ये बहुत सही बात कही आपने। जब हम ये समझ जाते हैं कि पैसे का निर्माण सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर सदियों पहले के सामाजिक संघर्षों और आज हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं पर पड़ता है, तब हम पूरी दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाते हैं। एकदम सही। हमारा मकसद आज इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करना है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर पैसा बनता कैसे है? बचपन से ही शायद हम में से कई लोगों के दिमाग में ये छवि रही होगी कि कोई प्रिंटिंग मशीन चल रही है। हाँ, कि कहीं कोई बहुत बड़ी सरकारी मशीन लगी है जो बस दिन रात नोट छाप रही है और वही पैसा किसी तरह घूम फिर के हमारी जेबों तक पहुंचता है। ये एक बहुत ही आम धारणा है और मतलब ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, लेकिन ये पूरी सच्चाई का सिर्फ एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। अच्छा। आज के समय में अर्थव्यवस्था में नया पैसा मुख्य रूप से दो अलग-अलग तरीकों से बनता है। हाँ, कौन से हैं वो दो तरीके? पहला तरीका वही है जिसका जिक्र अभी हुआ, सेंट्रल बैंक द्वारा। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक भौतिक मुद्रा यानी वो कैश जिसे हम अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, सीधे छापने का काम करता है। जो नोट हम पर्स में रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन आधुनिक अर्थव्यवस्था में ये छपा हुआ कैश कुल पैसे का एक बहुत ही मामूली हिस्सा होता है। वाकई? जी हाँ, असली खेल दूसरे तरीके में छिपा है। और वो दूसरा तरीका कमर्शियल बैंकों से जुड़ा है ना? एकदम सही। जहां तक मुझे समझ आ रहा है, सारा पैसा सिर्फ टकसाल या प्रिंटिंग प्रेस से नहीं आ रहा है। ये बैंक के लोन देने की प्रक्रिया से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा और सबसे प्रमुख तरीका है कमर्शियल बैंकों द्वारा कर्ज या लोन देना। ये बात शुरुआत में थोड़ी अटपटी लग सकती है। हाँ, कि कर्ज देने से पैसा कैसे बन सकता है। बिल्कुल। जब कोई कमर्शियल बैंक किसी व्यक्ति या व्यवसाय को लोन देता है, तो वो वास्तव में नया पैसा मार्केट में ला रहा होता है। जी। इसे थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि बैंक केवल वही पैसा उधार देते हैं जो किसी और ने उनके पास सेविंग्स अकाउंट्स या एफडी में जमा किया है। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। मतलब अगर एक व्यक्ति ने बैंक में 100 रुपए जमा किए, तो बैंक उसी 100 रुपए को किसी दूसरे व्यक्ति को लोन पर दे देता है। क्या ये प्रक्रिया इतनी ही सीधी है? नहीं, आधुनिक बैंकिंग इस तरह से काम नहीं करती और यहीं पर फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का सिद्धांत आता है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग? जी, बैंक सिर्फ जमाकर्ताओं का पैसा एक हाथ से लेकर दूसरे हाथ में नहीं देते। जब कोई बैंक किसी का लोन स्वीकृत करता है, तो वे अपने पास रखे कैश के आधार पर उस व्यक्ति के खाते में नई डिजिटल संख्याएं दर्ज कर देते हैं। सिर्फ कीबोर्ड पर कुछ नंबर टाइप करके? बस इस प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था में एकदम नई क्रय शक्ति यानी नया पैसा पैदा हो जाता है। इसे एक उदाहरण से डिकोड करते हैं। मान लीजिए किसी ने एक घर खरीदने के लिए बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है। बैंक ने वो पैसा उस व्यक्ति के खाते में डाल दिया। अब उस व्यक्ति ने वो पैसा घर बनाने वाले बिल्डर को दे दिया। बिल्कुल। बिल्डर ने वो 50 लाख रुपए ले जाकर अपने बैंक में जमा कर दिया। अब बिल्डर का बैंक उस 50 लाख रुपए में से एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व के तौर पर रख के बाकी का पैसा किसी तीसरे व्यक्ति को कार लोन के रूप में दे सकता है। एकदम सही जा रहे हैं आप। और ये चक्र लगातार चलता रहता है। बिल्कुल सटीक।
इस पूरी प्रक्रिया को मनी मल्टीप्लायर प्रभाव कहते हैं। एक ही मूल जमा राशि बार बार लोन के रूप में दिए जाने पर अर्थव्यवस्था में कई गुना नए पैसे का निर्माण कर देती है। ये सच में एक ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह से विश्वास और कर्ज के पहियों पर घूम रहा है। हाँ, और यही इसका आधार है। इसका मतलब है कि अगर लोग बैंक से कर्ज लेना बंद कर दें, तो अर्थव्यवस्था में नया पैसा आना भी काफी हद तक कम हो जाएगा। नया पैसा बनाने के लिए किसी न किसी को कर्जदार बनना ही पड़ता है। एकदम सही। और इस प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। जब पैसा बनाने का आधार ही कर्ज हो, तो इसमें अस्थिरता का जोखिम हमेशा बना रहता है। एक नाजुक ढांचा। जी, ये विश्वास पर टिका एक बहुत ही नाजुक ढांचा है। जब तक अर्थव्यवस्था बढ़ती रहती है, तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन जब ये विश्वास डगमगाता है, तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। यहाँ पर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, हम्म, क्योंकि ये स्थिरता और पैसे के मूल्य का गिरना कोई नई समस्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम आधुनिक बैंकिंग के इस चक्रव्यूह से निकलकर इतिहास के पन्नों की तरफ चलें, तो हमें इसका एक बहुत ही गहरा उदाहरण मिलता है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और उनकी प्रसिद्ध कृति रुपया की समस्या या द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर की ये रिसर्च अर्थशास्त्र के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इतिहास के पन्नों में ये बहुत अहम है। बिल्कुल। उन्होंने ब्रिटिश काल के दौरान भारत में चल रहे चांदी स्टैंडर्ड यानी सिल्वर स्टैंडर्ड की बहुत कड़ी और तार्किक आलोचना की थी। सिल्वर स्टैंडर्ड? उस समय भारतीय रुपए का मूल्य सीधे तौर पर चांदी धातु की कीमत से जुड़ा हुआ था। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। किसी मुद्रा को एक धातु से बांधने का क्या मतलब होता है, और चांदी स्टैंडर्ड के साथ आखिर ऐसी इतनी बड़ी क्या समस्या हो गई थी जिसने डॉक्टर अंबेडकर को इसके खिलाफ आवाज उठाने पर मजबूर किया? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, तो जब किसी देश की मुद्रा किसी एक धातु पर आधारित होती है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था उस धातु के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव की गुलाम बन जाती है। अच्छा, तो बाहरी बाजारों का सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। 19वीं सदी के अंत में दुनिया भर में यही हुआ। चांदी का उत्पादन अचानक बहुत बढ़ गया और कई बड़े देशों ने चांदी का इस्तेमाल कम कर दिया। डिमांड कम हो गई। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि वैश्विक बाजार में चांदी की कीमतें धड़ाम से नीचे गिर गईं। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। बताइए। मान लीजिए कि हमारी मुद्रा का मूल्य टमाटर की कीमत से जुड़ा है। ठीक है। अचानक से दुनिया भर में टमाटर की बम्पर पैदावार हो जाती है और टमाटर कौड़ियों के भाव बिकने लगता है। इसका सीधा असर ये होगा कि हमारी जेब में रखे टमाटर कॉइन की कीमत भी गिर जाएगी। कल तक जिस एक कॉइन से हम 1 किलो चावल खरीद सकते थे, आज उसी चावल के लिए हमें 10 कॉइन देने पड़ेंगे, क्योंकि कॉइन की अपनी वैल्यू गिर चुकी है। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। ठीक यही स्थिति ब्रिटिश भारत में हुई थी। चांदी की कीमत गिरने का मतलब था रुपए की कीमत का गिरना। और इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ा होगा। बिल्कुल। जब मुद्रा की कीमत गिरती है, तो इसका सीधा परिणाम महंगाई होता है। हर चीज, अनाज, कपड़े, रोजमर्रा का सामान अचानक से बहुत महंगी हो गई। ये तो बहुत भयंकर स्थिति है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया, वो ये थी कि इस तरह की अदृश्य आर्थिक तबाही का सबसे बड़ा शिकार कौन होता है। जाहिर सी बात है, इसका सबसे बुरा असर समाज के सबसे निचले और गरीब तबके पर पड़ा होगा। जिनके पास जमीनें या बड़ी संपत्तियां थी, वे तो शायद इस झटके को सह गए होंगे। बिल्कुल सही। अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि अमीर लोग अपनी संपत्ति को अचल संपत्ति या व्यापार में निवेश कर देते हैं, इसलिए मुद्रा की कीमत गिरने से वो पूरी तरह बर्बाद नहीं होते। उनके पास बचाव का रास्ता होता है। हाँ, लेकिन एक आम मजदूर या किसान जिसकी जीवन भर की बचत सिर्फ कुछ चांदी के सिक्कों के रूप में मटके में या घर में रखी है, वो रातों रात गरीब हो जाता है, बिना कुछ किए। जी। उसकी मेहनत की कमाई का मूल्य बिना उसकी किसी गलती के किसी दूर बैठे वैश्विक बाजार की वजह से मिट्टी में मिल जाता है। ये महंगाई गरीबों पर लगाया गया एक बहुत ही क्रूर और अदृश्य टैक्स था। ये एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। ये सिर्फ एक तकनीकी आर्थिक विफलता नहीं थी, बल्कि ये सामाजिक न्याय का हनन था। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किए हैं आपने। एक अस्थिर मुद्रा समाज में असमानता को किस हद तक बढ़ा सकती है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर ने इस भारी समस्या का क्या समाधान सुझाया? अंबेडकर ने केवल समस्या नहीं बताई, बल्कि उन्होंने सिस्टम में स्थिरता लाने के लिए एक ठोस विकल्प रखा, सोने का स्टैंडर्ड या गोल्ड स्टैंडर्ड। सोने का स्टैंडर्ड। उनका तर्क बहुत सीधा था।
सोने का वैश्विक मूल्य चांदी के मुकाबले कहीं अधिक स्थिर रहता था। अगर भारतीय रुपए को सोने से जोड़ दिया जाए तो बाहरी बाजार के झटकों का असर कम होगा। अस्थिरता कम होगी। मुद्रा की कीमत स्थिर रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, गरीब आदमी की बचत सुरक्षित रहेगी। उनके लिए एक स्थिर मुद्रा का होना महज एक आर्थिक नीति नहीं, बल्कि कमजोर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने का एक बुनियादी तरीका था। पैसा सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं है, ये एक सामाजिक अनुबंध है। बिल्कुल। अगर पैसा अपना मूल्य खो देता है तो वो अनुबंध टूट जाता है। हमने देखा कि कैसे बैंक कर्ज देकर नया पैसा बनाते हैं और कैसे इतिहास में एक अस्थिर मुद्रा ने समाज को नुकसान पहुंचाया। जी। लेकिन ये चर्चा यहीं खत्म नहीं होती। तो इस सब का मतलब क्या है? आधुनिक बैंकिंग के कर्जे और ऐतिहासिक सोने चांदी के स्टैंडर्ड का हमारे आज के जीवन और उससे भी ज्यादा हमारे दिमाग से क्या सीधा संबंध है? यहीं पर अर्थशास्त्र की ये चर्चा न्यूरोसाइंस यानी मस्तिष्क विज्ञान की दुनिया में प्रवेश करती है। न्यूरोसाइंस। हाँ, हमने अभी बात की थी कि आज की दुनिया में नया पैसा कमर्शियल बैंक्स के लोन देने से बनता है। ये पूरा ढांचा इस बात पर निर्भर है कि लोग लगातार लोन लेते रहें। बिल्कुल। लेकिन लोग लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि इंसानी दिमाग हमेशा एकदम तार्किक या गणितीय तरीके से नहीं सोचता। न्यूरोसाइंस बताता है कि इंसान के फैसले उसकी भावनाओं और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों से गहरे तक प्रभावित होते हैं। भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं। यहीं एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने आती है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस यानी अपनी क्षमताओं और भविष्य की परिस्थितियों को लेकर जरूरत से ज्यादा आशावादी होना। बिल्कुल। जब अर्थव्यवस्था में उछाल होता है, पैसा आसानी से और कम ब्याज पे मिल रहा होता है, तो इंसानी दिमाग में ये बायस हावी हो जाता है। सब कुछ अच्छा लगने लगता है। लोगों को लगने लगता है कि उनकी वर्तमान आय हमेशा इसी तरह बढ़ती रहेगी, उनका व्यापार कभी नुकसान में नहीं जाएगा और वो किसी भी कर्जे को आसानी से भविष्य में चुका लेंगे। एक झूठी सुरक्षा का एहसास। जी, इसी मनोवैज्ञानिक ओवर कॉन्फिडेंस के कारण लोग अपनी हैसियत से बड़ा घर, महंगी कारियां या बेवजह के बिजनेस लोन ले लेते हैं। ये तो इंसानी फितरत है। जब चारों तरफ सब अच्छा चल रहा हो तो कोई भी भविष्य के किसी आर्थिक संकट की कल्पना नहीं करना चाहता। बुल मार्केट में हर इंसान खुद को एक जीनियस इन्वेस्टर समझने लगता है। सही कहा। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हालात बदलते हैं, जब ओवर कॉन्फिडेंस टूटता है और कर्जे की किस्तें यानी ईएमआई चुकाने का समय आता है। तब हमारे दिमाग के भीतर किस तरह की हलचल होती है? जब आर्थिक तनाव बढ़ता है तो हमारे दिमाग का एक बहुत ही खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जिसे अमिगडला कहते हैं। अमिगडला। अमिगडला हमारे मस्तिष्क का वो आदिम हिस्सा है जो मुख्य रूप से डर, खतरे और भावनाओं को प्रोसेस करने का काम करता है। अच्छा। इवोल्यूशन या विकासवाद के नजरिए से देखें तो अमिगडला का काम हमें शिकारियों से बचाना था। झाड़ियों में कोई आवाज हुई और अमिगडला ने तुरंत शरीर को भागने या लड़ने के लिए तैयार कर दिया। ये विडंबना देखिए। जिस वित्तीय प्रणाली को चलाने के लिए इंसानों के आत्मविश्वास की जरूरत होती है, वही प्रणाली जब भारी कर्जे का रूप ले लेती है तो हमारे सबसे आदिम डर को जगा देती है। बिल्कुल। मतलब हमारा दिमाग एक बाउंस होती ईएमआई और किसी जंगली जानवर के हमले के बीच कोई फर्क नहीं समझ पाता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अमिगडला को नहीं पता कि ये 20 साल का होम लोन है या सामने खड़ा कोई शेर। ये बहुत ही डरावना सच है। ताता है या कर्जे का पहाड़ बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो अमिगडला इसे एक साक्षात शारीरिक खतरे के रूप में भांप लेता है। वो शरीर में कोर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन रिलीज करने लगता है। और इसका शारीरिक असर बहुत ही वास्तविक होता है। रात रात भर नींद ना आना, हथेलियों में पसीना आना, दिल की धड़कन तेज रहना, ये सब एक गलत आर्थिक फैसले का सीधा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम है। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। आप सोचिए, हमने चर्चा शुरू की थी बैंकों द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ नंबर टाइप करके पैसा बनाने से, और उसका अंत हो रहा है एक इंसान के दिमाग में पलने वाले गहरे रासायनिक तनाव में। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जहां आधुनिक अर्थशास्त्र हमारे आदिम जीव विज्ञान पर भारी पड़ रहा है। और ये दुष्चक्र बहुत खतरनाक है। कर्जे पर टिकी अर्थव्यवस्था हमारे मनोविज्ञान का फायदा उठाकर हमें कर्जदार बनाती है और फिर वही कर्ज हमारे शरीर को अंदर से खोखला करने लगता है। तो इससे बचा कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता भी मौजूद है। जब हम समस्या की जड़ यानी अस्थिरता और ओवर कॉन्फिडेंस को समझ लेते हैं तो समाधान भी स्पष्ट होने लगते हैं। तो चलिए पर्सनल फाइनेंस यानी व्यक्तिगत वित्त के उन समाधानों की तरफ बढ़ते हैं
कोई भी इंसान इस आधुनिक कर्ज प्रणाली के जाल से और अपने अमिगडला के तनाव से कैसे बच सकता है? सबसे पहला और बुनियादी कदम है भीड़ के पीछे न भागना या हर्ड मेंटालिटी से बचना। देखा देखी काम ना करना। बिल्कुल। जब हर दूसरा इंसान आसानी से मिल रहे लोन के कारण महंगी चीजें खरीद रहा हो, तब अपने ओवर कॉन्फिडेंस बायस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि बैंक लोन देने को तैयार है, इसका मतलब ये नहीं कि लोन लेना सही फैसला है। ये बात डॉक्टर अंबेडकर की उस ऐतिहासिक चेतावनी से कितनी गहराई से मेल खाती है। कैसे? अंबेडकर ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो बात कही थी कि एक अस्थिर मुद्रा तबाही ला सकती है, वही नियम हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी पूरी तरह लागू होता है। बहुत सुंदर तरीके से जोड़ा आपने। अगर हमारा पर्सनल फाइनेंस अस्थिर है, जहां आमदनी से ज्यादा कर्जे हैं, तो वो अस्थिरता किसी भी व्यक्ति के जीवन को तबाह कर सकती है। बहुत ही सटीक तुलना है। और इसी व्यक्तिगत अस्थिरता को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कर्जे लेकर रातों रात अमीर बनने या लाइफस्टाइल सुधारने की कोशिश करने के बजाय व्यक्ति को नई स्किल्स या कौशल सीखने पर समय और ऊर्जा निवेश करनी चाहिए। मेहनत का रास्ता। जी। नई स्किल्स सीखकर जो पैसा कमाया जाता है, वो वास्तविक और टिकाऊ होता है। वो हवा में बना हुआ कर्जे का पैसा नहीं होता। इसके अलावा लंबी अवधि की प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फायदा सिर्फ बैंक बैलेंस में ही नहीं, बल्कि दिमागी सुकून में भी दिखता है। बिल्कुल। जब इंसान भविष्य को ध्यान में रखकर योजना बनाता है, तो उसका अमिगडाला शांत रहता है, क्योंकि दिमाग को यह एहसास होता है कि परिस्थितियां उसके नियंत्रण में हैं, कोई अचानक आने वाला खतरा नहीं है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि इन सभी समाधानों का निचोड़ एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा में छिपा है, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड। अगर हम इस पूरी चर्चा के सभी बिंदुओं को एक साथ मिला दें, तो एक व्यक्तिगत जीवन में इमरजेंसी फंड बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसा देश की अर्थव्यवस्था के लिए डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा सुझाया गया स्थिर सोने का स्टैंडर्ड। ये एक बेहद शानदार विचार है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। जिस तरह से डॉक्टर आम्बेडकर चाहते थे कि मुद्रा की कीमत सोने से बंधी हो, ताकि जब वैश्विक बाजार में उथल-पुथल हो, तो गरीब इंसान की मेहनत की कमाई और उसकी क्रय शक्ति सुरक्षित रहे। सही। ठीक उसी तरह जब किसी व्यक्ति के पास अपना खुद का एक इमरजेंसी फंड होता है, यानी कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर नकद बचत, तो वो फंड उस व्यक्ति का अपना निजी गोल्ड स्टैंडर्ड बन जाता है। बिल्कुल। जीवन में संकट कभी भी आ सकते हैं, चाहे वो अचानक नौकरी चले जाना हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई वैश्विक महामारी। किसी को नहीं पता कल क्या होगा। जब ऐसा कोई संकट आता है, तो जिसके पास इमरजेंसी फंड होता है, वो घबराकर क्रेडिट कार्ड या महंगे पर्सनल लोन की तरफ नहीं भागता। उसका वो फंड उसे वो आर्थिक स्थिरता और कुशन प्रदान करता है जो एक समय में गोल्ड स्टैंडर्ड पूरी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाने के लिए देता था। और सबसे बड़ी बात ये, व्यक्तिगत गोल्ड स्टैंडर्ड सीधे तौर पर उस व्यक्ति के अमिगडाला को शांत रखने का काम करता है। जी। जब दिमाग को ये पता होता है कि बुरा वक्त आने पर गुजारा करने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं, तो वो खतरे का अलार्म नहीं बजाता, तनाव हावी नहीं हो पाता और इंसान संकट के समय में भी तार्किक और सही फैसले ले पाता है। यही इस पूरे विश्लेषण का असली सार है। जब हम अर्थशास्त्र को सिर्फ बाहरी दुनिया की चीज न मानकर उसे अपने मनोविज्ञान और इतिहास से जोड़कर देखते हैं, तब हमें समझ आता है कि वित्तीय साक्षरता सिर्फ पैसे बचाने की कला नहीं है, बल्कि ये अपने दिमाग को सुरक्षित और शांत रखने का एक विज्ञान है। आज की इस चर्चा ने सच में कई अलग अलग पहलुओं को एक ही धागे में पिरोकर रख दिया है। चलिए इस पूरे सफर को एक बार संक्षेप में समेटते हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत की इस आम सवाल से कि पैसा बनता कैसे है। हमने जाना कि यह सिर्फ सेंट्रल बैंक की प्रिंटिंग प्रेस का काम नहीं है, बल्कि कमर्शियल बैंकों के फ्रैक्शनल रिजर्व प्रणाली और उनके द्वारा दिए गए कर्ज का एक जटिल जाल है। फिर हम इतिहास के पन्नों में गए और डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष को समझा। हमने देखा कि कैसे चांदी के स्टैंडर्ड के गिरने से भयंकर महंगाई आई, जिसने सबसे कमजोर वर्ग को चोट पहुंचाए, और कैसे उन्होंने सोने के स्टैंडर्ड जैसी स्थिरता की मांग की। और उसके बाद हमने न्यूरोसाइंस के चश्मे से भी ये समझा कि आधुनिक कर्जे की ये प्रणाली हमारे ओवर कॉन्फिडेंस बायस का कैसे फायदा उठाती है। ये प्रणाली हमें अपनी क्षमता से अधिक खर्च करने पर मजबूर करती है और अंततः किसी भी आर्थिक झटके की स्थिति में हमारे मस्तिष्क के अमिगडाला में गहरा डर और तनाव पैदा कर देती है। और अंत में हमने ये भी देखा कि इस दुष्चक्र से बाहर कैसे निकला जाए, भीड़ की मानसिकता से अलग हटकर अपने कौशल पर काम करके, और सबसे अहम एक इमरजेंसी फंड बनाकर,
ये इमरजेंसी फंड ही वो निजी सोने का स्टैंडर्ड है जो हमारे फाइनेंस और हमारे दिमाग दोनों को स्थिरता प्रदान करता है। ये पूरी यात्रा ये साबित करती है कि अर्थशास्त्र, इतिहास और इंसान का जीव विज्ञान आपस में कितनी गहराई से गुथे हुए हैं। लेकिन इस चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार है जो भविष्य की ओर इशारा करता है। बिल्कुल, एक ऐसा विचार जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर पैसा मूल रूप से हमारे दिमाग का एक विश्वास और ऐतिहासिक मानकों का खेल है, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या भविष्य में आने वाली डिजिटल मुद्राएं या क्रिप्टो करेंसी हमारे एमिगडाला को शांत रख पाएंगी, या फिर वे एक ऐसी नई और तीव्र अस्थिरता पैदा करेंगी जो भविष्य में किसी बिल्कुल नए, शायद डिजिटल सोने के स्टैंडर्ड की मांग करेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों की दिशा और दशा तय कर सकता है। क्या तकनीक हमें वो स्थिरता दे पाएगी जिसकी इंसानियत हमेशा से तलाश करती आई है, या ये हमारे आदिम दर को एक नए रूप में और भी बढ़ा देगी? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। खैर, आज की इस अद्भुत, विस्तृत और विचारों को झकझोर देने वाली चर्चा के लिए बस इतना ही। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान की इस रोमांचक यात्रा में आगे भी इसी तरह मिलते रहेंगे।